मैथिली शरण गुप्त का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में भारत भारती, साकेत, यशोधरा और पंचवटी जैसे काव्यों की पंक्तियां गूंजने लगती हैं। न रहो न निराश करो मन को और चारुचंद्र की चंचल किरणें जैसी कविताएं गुनगुनाने की इच्छा होने लगती है। पर क्या मैथिली शरण गुप्त का रचना संसार इन्हीं 4-5 कृतियों तक सीमित है? यदि हम केवल गुप्त जी के प्रबंध काव्यों की बात करें तो उनकी संख्या 1 दर्जन से ऊपर ठहरती है और उनके गीति काव्यों, नाटकों, मुक्तक कविताओं को मिला दें तो एक छोटा सा पुस्तकालय तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त के संपूर्ण काव्य जगत का अवलोकन करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आपने गुप्त जी का जीवन परिचय वाला वीडियो देख लिया होगा और जिन्होंने उसे नहीं देखा है उसे भी अवश्य देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। गुप्त जी की रचना प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 भागों में बांटा है। पहला है हिंदी साहित्य इतिहास में गुप्त जी का स्थान, उनकी भाषा शैली, उनका वर्ण विषय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और अंत में गुप्त जी की रचनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी का स्थान क्या है, अर्थात हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त किस काल के तथा किस धारा के कवि हैं। जैसा कि जीवन परिचय वाले वीडियो में हमने देखा कि गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी को हुआ था तथा खड़ी बोली में उनकी पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह काल हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव के कारण द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं तथा मैथिली शरण गुप्त की लेखन यात्रा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से होते हुए नई कविता की सीमा तक भी अनवरत जारी रहती है। परंतु गुप्त जी की भाषा, उनकी शैली तथा उनकी विचारधारा पर आजीवन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव बना रहता है। इसलिए गुप्त जी को हिंदी साहित्य इतिहास में द्विवेदी युगीन अग्रगण्य कवियों में प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब चलते हैं गुप्त जी की भाषा तथा उनकी लेखन शैली पर। गुप्त जी ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ तो ब्रजभाषा की वीथिका से किया, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन पर उन्होंने खड़ी बोली के राजमार्ग पर कदम रखा और आजीवन इसी पथ के राही बने रहे। गुप्त जी के पूर्व खड़ी बोली की कविता को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कवि ने भी खड़ी बोली को गद्य के लिए तो उपयुक्त माना, परंतु कविता के लिए वे भी ब्रजभाषा के ही समर्थक थे, क्योंकि उन्हें तथा उनके जैसे अन्य कवियों को लगता था कि खड़ी बोली में ब्रजभाषा की तरह माधुर्य, लालित्य और अलंकारिता का अभाव है। परंतु हमारे राष्ट्रकवि ने खड़ी बोली में ही साकेत, यशोधरा, पंचवटी तथा भारत भारती जैसे काव्यों की रचना करके पूर्ववर्ती धारणा को निर्मूल साबित कर दिया। उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दों को प्राथमिकता दी। महादेवी वर्मा जैसी कवित्री ने भी गुप्त जी का अनुकरण करते हुए ही खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की थी। गुप्त जी की शैली की बात करें, गुप्त जी ने अपने संपूर्ण साहित्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया है, पर उनकी प्रमुख शैली प्रबंधात्मक इतिवृत्तमय शैली है। यदि यह शब्द समझने में आपको परेशानी हो रही है तो बता दूं कि प्रबंध काव्य वैसे काव्य को कहते हैं जिसमें किसी एक कथा को आधार बनाकर विभिन्न छंदों के माध्यम से उसका वर्णन किया जाता है, और इतिवृत्त का अर्थ होता है घटना, कहानी और इतिहास भी इसे कहते हैं। इतिवृत्तात्मक काव्य का अर्थ वैसे काव्य से है जिसमें किसी विषय वस्तु के वर्णन तथा कथात्मकता को प्रधानता दी जाती है। गुप्त जी का साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ आदि में इन्हीं दोनों गुणों की प्रधानता है। अतः गुप्त जी की प्रमुख शैली प्रबंधात्मक इतिवृत्तमय शैली मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उनके साहित्य में विवरणात्मक शैली और गीति शैली का भी प्राधान्य है। उनकी चर्चित कृति यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें नाटक, गीत, प्रबंध, गद्य और पद्य सब कुछ मिश्रित है, अतः इसे मिश्रित काव्य भी कहा जाता है। गुप्त जी ने अपने जीवन में कई वादों और शैलियों का उत्थान पतन देखा, पर उन्होंने कभी भी स्वयं को किसी वाद या शैली विशेष से बांध कर नहीं रखा। उन्होंने अपनी रचनाओं में कई छंदों का भी प्रयोग किया, पर उनका प्रिय छंद हरिगीतिका माना जाता है और वे हरिगीतिका छंद के बादशाह कहे जाते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के तीसरे भाग पर, जहां हम गुप्त जी के साहित्य के वर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वर्ण विषय से तात्पर्य है गुप्त जी ने अपने साहित्य में किन किन विषयों का वर्णन किया, अर्थात उनका साहित्यिक विषय क्या है। गुप्त जी के साहित्य का विषय बहुत विस्तृत है। उनका रचना संसार रामायण, महाभारत और पुराणों से होते हुए आधुनिक इतिहास तथा तात्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों तक फैला हुआ है। उन्होंने अन्नदाता किसानों से लेकर इतिहास की उपेक्षित नायिकाओं तक को अपने काव्य का विषय बनाया है। जय भारत व हिंदू जैसी कृतियों में
हिंदू संस्कृति का दर्शन कराने वाले गुप्त जी अर्जन और विसर्जन तथा काबा और करबला जैसी रचनाएं करके मुस्लिम संस्कृति की झलक भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जयद्रथ वध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की गाथा लिखने वाले राष्ट्रकवि की कलम से ही जैनी नामक पद्य नाट्य भी जन्म लेता है, जिसमें साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी का वर्णन है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गुप्त जी का काव्य विषय बहुत विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है। मैं सीधे गुप्त जी की रचनाओं से आपका परिचय कराऊं, उसके पूर्व आवश्यक है कि हम गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताओं पर एक नजर डाल लें। गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताओं की सूची बहुत लंबी है, पर यहाँ पर उनके साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं की ही चर्चा की जाएगी। गुप्त जी के साहित्य की पहली विशेषता है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना। गुप्त जी की रचनाओं में और विशेष रूप से भारत भारती में राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर नजर आता है। गुप्त जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का सम्मान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त की साहित्य की अगली प्रमुख विशेषता है नारी के प्रति सहानुभूति। यशोधरा, विष्णुप्रिया और साकेत के नवम सर्ग को पढ़कर ज्ञात होता है कि गुप्त जी नारियों की उपेक्षा से कितने आहत थे। यशोधरा में गुप्त जी लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और विष्णुप्रिया में तो एक कदम और आगे बढ़कर लिखते हैं, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। भक्ति भावना की प्रबलता भी गुप्त जी के साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। राम और कृष्ण दोनों गुप्त जी के आराध्य रहे हैं। जहां साकेत और पंचवटी में गुप्त जी की राम भक्ति प्रकट होती है, वहीं जय भारत तथा द्वापर में उनका कृष्ण के प्रति प्रेम भी नजर आता है। इसके साथ ही यशोधरा में बुद्ध के चरित्र का वर्णन करके गुप्त जी विष्णु के तीनों अवतारों राम, कृष्ण और तथागत बुद्ध के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। गुप्त जी के साहित्य की अगली प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता। गुप्त जी की रचनाओं में इतिहास के प्रति आदर का भाव नजर आता है। चाहे भारत भारती का अतीत खंड हो, रंग में भंग, सिद्धराज, जयद्रथ वध, पृथ्वीपुत्र और प्लासी का युद्ध जैसी अनेक रचनाएं हैं, सभी में गुप्त जी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। गुप्त जी के साहित्य में समाज सुधार और समन्वय की भावना भी प्रबलता से प्रकट होती है। गुप्त जी की कविताओं में नारियों के शोषण, किसानों और निर्धनों के शोषण, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, नशा, व्यभिचार, जातिवाद, सांप्रदायिक भेदभाव आदि अनेक सामाजिक बुराइयों के प्रति रोष नजर आता है। इसके साथ ही समाज के विविध वर्गों में सामंजस्य और समन्वय की भावना भरने का भी प्रयास गुप्त जी ने किया है। यही कारण है कि शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। प्रकृति चित्रण भी गुप्त जी के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक है। जब भी चांदनी रात की बात आती है तो हमें पंचवटी की पंक्तियां, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, याद आ जाती हैं। या फिर साकेत के वन का वर्णन पढ़कर तो मन मोहित हो जाता है। गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताओं में प्रबंधात्मकता और इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। इन दोनों शब्दों का वर्णन अभी रचना शैली में किया जा चुका है, अतः उसकी उद्धरणी करना मैं आवश्यक नहीं समझता। गुप्त जी के साहित्य की विशेषताओं में तुकांत शब्दों का अत्यधिक प्रयोग भी शामिल है। कई बार गुप्त जी ने तुक मिलाने के चक्कर में कविता को नीरस भी बना दिया है, अतः इसे गुप्त जी के काव्य की एक कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। पर कालिदास कहते हैं ना कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्य तिंदो किरणे स्विवांक, अर्थात चंद्रमा के अनेक गुणों में उसका दोष विलीन हो जाता है। उसी प्रकार गुप्त जी के साहित्य की खूबियों के सामने उनकी कमियां नजर ही नहीं आती। चलिए अब इस वीडियो के सबसे अंतिम भाग और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर चलते हैं, जहां राष्ट्रकवि के रचनाओं के विषय में चर्चा की जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि मैथिली शरण गुप्त का रचना संसार बहुत विस्तृत और व्यापक है। उनके छोटे बड़े ग्रंथों को एकत्रित किया जाए तो उनकी संख्या 50 से ऊपर होगी। अतः हम गुप्त जी के समूचे साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डालने के लिए उन्हें मुख्यतः 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, फिर गीति काव्य, निबंध काव्य, पद्य नाट्य या गीति नाट्य, मुक्तक कविताएं और अंत में अनुदित काव्य। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रकवि द्वारा रचित प्रबंध काव्यों की बात कर लेते हैं। गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों तथा 20 खंड काव्यों की रचनाएं की। महाकाव्यों में पहला नाम साकेत का आता है, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामकथा पर आधारित इस महाकाव्य को लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। 12 सर्गों में विभक्त इस महाकाव्य में लक्ष्मण प्रिया उर्मिला प्रधान चरित्र के रूप में सामने आती है। गुप्त जी का दूसरा महाकाव्य जय भारत है। महाभारत की कथा पर आधारित यह महाकाव्य 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
47 अध्यायों में विभक्त यह महाकाव्य अपने अंदर कई खंड काव्यों को समेटे हुए है। इसकी कथा वस्तु नहुष से शुरू होकर स्वर्गारोहण तक जाती है। इस महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण भी कहा जाता है। अब गुप्त जी के खंड काव्य पर चलते हैं, जिनकी संख्या 20 है। याद रखने में सुविधा हो इसके लिए हम इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुराणों पर आधारित, जिसमें 3 खंड काव्य आते हैं। पहला द्वापर, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन है। इसके अलावा 1927 में शक्ति और 1940 में नहुष नामक खंड काव्यों का प्रकाशन होता है। दूसरे भाग में रामायण पर आधारित खंड काव्य को रखते हैं, जिसमें केवल एक खंड काव्य पंचवटी का नाम आता है। इस लघु खंड काव्य का पूरा पाठ मैंने इस हिंदी चैनल पर किया है, जिसे आप चाहें तो सुन सकते हैं। इसमें पंचवटी की एक रात्रि का वर्णन है, जहां रावण की बहन शूर्पणखा भगवान श्री राम को विवाह का प्रस्ताव देने आती है। तीसरे भाग में महाभारत की कथा पर आधारित खंड काव्यों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हिडिंबा, सौरंधी, वकसंहार, वन वैभव और जयद्रथ वध के नाम आते हैं। इनमें से सौरंधी, वकसंहार तथा वन वैभव नामक तीनों खंड काव्य विपथिका में संकलित हैं, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी के जयद्रथ वध का भी पाठ इस हिंदी चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन जयद्रथ के वध का संकल्प लेते हैं और बेहद ही नाटकीय रूप से उनका वह संकल्प पूरा होता है। तो एक बार समय निकालकर उसे भी अवश्य सुने। चौथे भाग में ऐतिहासिक विषय पर आधारित खंड काव्यों को रखा गया है, जिसमें रंग में भंग तथा सिद्धराज जैसे खंड काव्य गिने जाते हैं। पांचवें भाग में चरित्रात्मक खंड काव्यों की चर्चा होती है, जिसमें पहला है यशोधरा। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र और विरह वर्णन की कथा है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1942 ईस्वी में कुणाल गीत आता है। इस खंड काव्य में अशोक पुत्र कुणाल की कथा है, जिसे उसकी सौतेली मां अंधा करने का आदेश देती है और वह सहर्ष इस आदेश को स्वीकार करके अंधा होकर भिक्षाटन करने लगता है। 1957 ईस्वी में प्रकाशित विष्णुप्रिया भी एक चरित्रात्मक खंड काव्य है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए थे, उसी प्रकार गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु भी अपनी दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया को छोड़कर वैरागी हो गए। लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की भक्ति भावना की तो खूब प्रशंसा की, पर विष्णुप्रिया के दुखों की ओर ध्यान हमारे राष्ट्रकवि ने ही दिया। इसी प्रकार तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के चित्र को भी मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य रत्नावली में चित्रित किया। इसके अलावा 2 और खंड काव्य गुप्त जी ने लिखे, जिन्हें हम वर्णनात्मक काव्यों की श्रेणी में रख सकते हैं। एक तो है अन्नदाता कृषकों की समस्या पर लिखा गया खंड काव्य किसान, जो 1918 ईस्वी में छपा था, तथा दूसरा गुप्त जी की जेल यात्रा की कहानियों का पद्यबद्ध विवरण है अजित, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के प्रबंध काव्यों के पश्चात यदि हम उनके गीति काव्यों की बात करें तो उनकी संख्या 6 है। पहला है 1916 ईस्वी में प्रकाशित वैतालिक। इसके बाद स्वदेश संगीत, झंकार, विश्ववेदना, अंजलि और अर्घ्य तथा भूमि भाग नामक गीति काव्य आए, जिनमें गुप्त जी ने अपनी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्टतम रूप प्रदर्शित किया। गुप्त जी ने कुछ निबंध काव्यों की रचना की, जिन्हें विवरण शैली का काव्य कहा जा सकता है। इनमें सबसे पहला नाम 1912 में प्रकाशित भारत भारती का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक के विषय में लिखा है कि इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि इसकी प्रतियां रातों रात बिक गईं। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड में विभाजित इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय जनता के मन में उत्साह की भावना का विकास करना था। इसके अलावा इसी शैली में 3 और ग्रंथ हैं, हिंदू, आर्य तथा राजा प्रजा। गुप्त जी ने कुछ नाटकों की भी रचनाएं की। इन नाटकों के संवाद गद्य में न होकर कविताओं के रूप में हैं, अतः ऐसे नाटकों को साहित्य में गीति नाट्य या पद्य नाट्य कहा जाता है। इन नाटकों में अनघ, पृथ्वीपुत्र, जैनी, दिवोदास, लीला, तिलोत्तमा तथा चंद्रहास के नाम आते हैं। गुप्त जी ने कई मुक्तक कविताएं भी लिखी, जिनका संकलन भी समय समय पर प्रकाशित होता रहा। उनका पहला काव्य संकलन पद्य प्रबंध है, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1936 ईस्वी में उच्छ्वास, 37 में मंगलहार, 38 में स्वाति और संकेत तथा आस्वाद, और उनकी मृत्यु के बाद 1986 ईस्वी में इनका एक काव्य संग्रह राष्ट्रवाणी साहित्य सदन चिरगांव द्वारा प्रकाशित किया गया। इन सब के अतिरिक्त गुप्त जी ने संस्कृत तथा बांग्ला की कुछ रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। बांग्ला के नाटकों का अनुवाद उन्होंने मधुप उपनाम से किया। इनमें प्लासी का युद्ध, विरहिणी ब्रजांगना, मेघनाद वध तथा वृत्र संहार जैसे नाटक आते हैं। इसके साथ ही गुप्त जी ने स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक जैसे संस्कृत नाटकों का भी हिंदी अनुवाद किया। तो ये था गुप्त जी की सभी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय।
मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर गुप्त जी के साहित्य का संक्षिप्त परिचय भी 10-15 मिनट के वीडियो में देना बहुत मुश्किल काम है। कभी समय मिलेगा तो उनकी प्रमुख रचनाओं पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप चाहें तो दाईं वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हिंदी साहित्य के अन्य कवियों का जीवन परिचय देख सकते हैं, या फिर बाईं वाली प्लेलिस्ट पर जाकर के गुप्त जी की कविताओं का पाठ भी सुन सकते हैं। अपने सवाल, सुझाव तथा प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक अवश्य प्रेषित करें। धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।